गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम हम 11th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने पढ़ लिया था, कल मैंने क्लास भेजी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, वो आपने देख ली होगी, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल्स ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा था, हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे लेटेस्ट मॉडल है बोहर का। एटम के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। पहला इसने बताया, मेन पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल, पहला इसने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट बोला कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है इसका ये था कि आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल थ्योरेटिकली पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी। बोहर ने दूसरा जो मेन पॉइंट बताया वो बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो रिवॉल्व करता है, ये मान लीजिए सेल फर्स्ट है, ये सेल सेकंड है, ये सेल थर्ड है, सेल फोर्थ है, फिफ्थ है, या के एल एम एन ऐसा बोलते हैं इन सेल को। के सेल में या फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो सेल है उसका एनर्जी क्या है, फिक्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। जिस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है, जब भी कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो जब भी कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो एनर्जी रेडिएट करती है। लेकिन बोहर ने इस बात को नकार दिया, बोला कि जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका एनर्जी क्या है, फिक्स है, उसका एनर्जी फिक्स वैल्यू है, उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होता। जब तक हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाते इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब तक हम एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाएंगे वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, फिक्स एनर्जी होती है। और उस एनर्जी के लिए उसने फॉर्मूला बताया, ई एन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, ई एन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, ई एन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ई एन बताया, ई एन मीन्स nth एनर्जी के लिए ई 1 निकालेंगे तो n की जगह कितना रख देंगे 1, पहले सेल के लिए एनर्जी आ जाएगी। 2 की वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन स्क्वायर ऐसे कैसा रखेंगे, पहली सेल के लिए, दूसरी सेल के लिए, तीसरी सेल के लिए, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 6.634 जूल सेकंड। ये होता है प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू। सारी वैल्यूज इस एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी आ जाएगी, सेकंड सेल के लिए एनर्जी, ई एन का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा सारी वैल्यू रखने के बाद -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। हम पहले स्टेट की एनर्जी जानना चाहते हैं कि पहली सेल का एनर्जी कितना है, तो एन की जगह कितना रखेंगे यहाँ 1, -13.6, 1 का स्क्वायर कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल के लिए अगर हमें एनर्जी चाहिएगी तो इसको किसे 4 से डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को किसे डिवाइड करेंगे 4 से। थर्ड सेल की एनर्जी चाहिएगी तो हम इसको 3 रख के 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसे हम डिवाइड करते रहेंगे। फर्स्ट सेल का एनर्जी पता चल जाएगा हमें, सेकंड का एनर्जी पता चल जाएगा, थर्ड का एनर्जी कितना है। मीन्स हम जिस भी सेल का एनर्जी जानना चाहते हैं उस सेल की एनर्जी हमें जान सकते हैं। ये किसके लिए था, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। ये किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था।
अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होता मीन्स हाइड्रोजन लाइक कौन सा, हीलियम प्लस या फिर लिथियम प्लस प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इन एटम को बोलते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हीलियम का अगर होगा तो यहाँ 2 रख देंगे, लिथियम के लिए होगा तो यहाँ कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया बोहर ने। दूसरा रेडियस, उसने कहा कि न्यूक्लियस से जो फर्स्ट सेल का रेडियस है वो फिक्स है, सेकंड सेल का जो रेडियस है वो फिक्स है, थर्ड सेल का रेडियस क्या है, फिक्स है। उस रेडियस के लिए उसने फॉर्मूला दिया Rn इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। रेडियस एनर्जी बता दिया। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, रेडियस की, रेडियस कितना होता है किसी भी ऑर्बिट का, तो Rn इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। ए नोट कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 52.9 एंगस्ट्रॉन, तो 52.9 एंगस्ट्रॉन इसका वैल्यू होता है, एंगस्ट्रॉन में सॉरी पिकोमीटर। अगर मान लीजिए हमें पहली सेल का रेडियस चाहिए, R1 इज इक्वल टू ए नोट की जगह कितना 52.9 इंटू एन की जगह कितना 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ये जो रेडियस है पहली सेल का ये कितना है 52.9 पिकोमीटर, मीन्स पहले जो ऑर्बिट है उसका रेडियस। दूसरी ऑर्बिट का निकालना होगा तो आर की 2 लिख देंगे, इसकी जगह कितना 52.9 इंटू कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, इसकी गुणा करेंगे तो ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। न्यूक्लियस से जो सेकंड ऑर्बिट है उसके बीच की दूरी आ जाएगी, उसका रेडियस आ जाएगा। मीन्स बोर के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं एटम का। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। तीसरा हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं, Vn इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड अपॉन एन। Vn इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड बाई एन। ठीक है, वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी वेलोसिटी से कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वी नोट की वैल्यू है 2.188 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.88 इंटू 10⁸ मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतने वी नोट है। जेड हाइड्रोजन के लिए 1, एन कौन सी सेल का हमें वेलोसिटी निकालना है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन प्रत्येक सेल में उसका स्पीड अलग अलग है और उसके लिए फॉर्मूला ये दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन। वी नोट का वैल्यू बता दिया, जेड का वैल्यू हम जानते हैं और एन का वैल्यू जिस भी सेल के लिए लिखना हो उसका रख देंगे। और एक एंगुलर मोमेंटम कि अगर जब इस इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो उसने क्या बताया, एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है, n क्या है, सेल है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से बाकी अगर चीजें हमें पता हो तो ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। और वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी पहली सेल की है मान लीजिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी की निकालेंगे मान लीजिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके पहली स्टेट से किस में जा सकता है, दूसरी स्टेट में, या फिर दूसरी स्टेट से पहली में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। इस बात का ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और हायर सेल से जब लोअर सेल में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है।
इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया। बोहर ने क्या कर दिया, स्टेबिलिटी बता दिया एटम की कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं था, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग एटम क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया, कल हम इस बात को जानेंगे। आज आप बोहर मॉडल पढ़ेंगे अच्छे से। अगर कोई समस्या है तो आप पूछेंगे भाई। हैव ए वेरी नाइस डे।